देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज की मैं हेडिंग यहाँ शुरू करनी है, उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। ये टॉपिक हमें शुरू करना है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन, जिसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है बेसिसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आप समझ लें कि हर साल मैंने जब से पेपर दिया है या उसके आने वाले पिछले जितने साल हैं उनसे लेकर अब तक, यानी पेपर में कंटिन्यू आता है और इससे हर साल क्वेश्चन आएगा। अभी आपने स्कूल में पेपर दिया था, मैंने देखा था, उस स्कूल में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आने वाले 10 सालों तक तो कंटिन्यू इसी से क्वेश्चन आएगा। बेसिसिटी से प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ था। कंटिन्यू प्रीवियस 10 ईयर्स से क्वेश्चन आ रहा है, अगले 10 सालों तक ये आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं, जरा ये देखते हैं। कोई मॉलिक्यूल है जिसका नाम है, इस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं RbOH है, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि RnH2 ले लो, चलो ये देखो RnH2 नाम है इसका, इस तरीके से मैंने लिखा, इसको थोड़ा और ऐसे लिख देता हूँ, RnH2 है। जैसे ही इसको हम वाटर में डालेंगे, बेस क्या करता है कि इसके H+ को ट्रैप कर लेगा। बेस H+ को ट्रैप करेगा, कैसे ट्रैप करेगा, क्योंकि बेस के पास लोन पेयर है और इसके H+ को बाहर निकाल लेगा और ये OH- बाहर निकल जाएगा। हमने, अगर मैं एसिडिटी से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, अगर एसिडिटी से बेसिसिटी का कंपेयर करूं, तो यहाँ दिखाई देता है कि H+ ये डोनेट करता है, ये H+ को एक्सेप्ट करता है। पहला लाइन में ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, एसिडिटी को डिफाइन करने के लिए के वर्ड यूज करते हैं हम, जबकि बेसिसिटी को डिफाइन करने के लिए हम के बी वर्ड यूज करते हैं, के बी वर्ड यूज करते हैं। अब बेसिसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा कि एक मॉलिक्यूल जो RnH2 था, प्लस इसको जब हम वाटर में लेके जाएंगे तो ये जैसे ही वाटर में आएगा तो ऐसा बन जाएगा, और इसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। के का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यहाँ मैं अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन देखूंगा तो ये लाइन लिखा हुआ है, हम इस तरीके से देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में हम केवल ये लिखेंगे, वाटर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वाटर ऑलरेडी एक्सेस अमाउंट में है। जो भी अमाउंट एक्सेस फॉर्म में होता है उसको हम नहीं लेते हैं। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं K इक्वल टू RnH3, फिर लिखा हुआ OH, नीचे RnH2 लिखा हुआ है। सिंस ये बेस के लिए डिफाइन है, इसीलिए यहाँ पे बुक्स में Kb लिखा हुआ। Kb का मतलब जो है यहाँ पे बेसिसिटी कांस्टेंट है। इस Kb का मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेसिसिटी कांस्टेंट है, जो बेस के लिए बेसिकली डिफाइन है। इसके बाद थोड़े कुछ स्केल्स हैं, जैसे बेस डिफाइन करने के लिए कि मॉलिक्यूल कौन कौन से ज्यादा बेस हैं, उसको डिफाइन करने के लिए कुछ स्केल है। उस स्केल में पहला स्केल जैसे लिखा हुआ है Kb, जिस मॉलिक्यूल का Kb हाई होगा, हम ध्यान रखते हैं कि उसका बेसिसिटी, उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। जिस मॉलिक्यूल का जो Kb हाई होगा उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। Kb कैसे निकालते हैं, हमने इधर निकाल के आपको दिखाया है। इसके बाद दूसरा स्केल ये है कि जिस मॉलिक्यूल का पीकेबी बहुत कम होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, Kb और पीकेबी की वैल्यू हमेशा गिवन होती है क्वेश्चन में। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा कैसे होगी, गिवन होगी। जिसकी पीके की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ऐसे केस में उसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। इस दोनों लाइन को मुझे देख के बाद पता चल रहा है कि पीकेबी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Kb। इसका मतलब हो गया कि पीकेबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल Kb है। इस पूरी लाइन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पीकेबी जो है कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल Kb है। यहाँ से कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 4 मॉलिक्यूल लिखा हुआ है A, B, C और D, इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं और इसका pKv यहाँ पे गिवन होगा। pKv ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन होगा इस तरीके का। अब पूछेगा इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे जिसका पीके यहाँ पे लिखा हुआ है पीकेवी, सॉरी पीकेवी लिखा हुआ है, जिसका पीकेवी की वैल्यू सबसे कम होगा, इन चारों वैल्यू में से जो सबसे कम होगा उसी को हम एज्यूम करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के कंपेयर में। तो बेस के लिए इसके लिए है। बेसिसिटी डिफाइन करने के लिए थोड़े कुछ वर्ड्स हैं, उनको जरा देखते हैं एक बार। बेसिसिटी के लिए कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक दो वर्ड हम देखते हैं। यहाँ पे बुक्स में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एनायन,
फॉर्म वीकर बेस, स्ट्रॉन्ग एनायन फॉर्म वीकर बेस। एक फिर इस तरीके से बुक्स में लिखा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट है ईएन, सेकंड पॉइंट है साइज। अगर मैं ईएन को देखूंगा तो ईएन का मतलब होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट का मतलब इस तरीके से होता है। अगर हम पूरी पीरियोडिक टेबल को देखें तो लेफ्ट टू राइट का मतलब ये है, ये लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं CH4 NH3 H2O और HF लिखा हुआ है तो इस सब H प्लस डोनेट करने के बाद कुछ इस तरीके का बन जाएगा, NH2 पे माइनस, OH माइनस और Fa माइनस। इन सबों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनायन जो होगा वो सबसे ज्यादा F निगेटिव का होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनायन F निगेटिव का होगा, देन OH का हल्का सा वीक होगा, NH2 और वीक, और CH3 बहुत ही ज्यादा वीक होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अगर अब मैं बात करूंगा तो हमने ऊपर लिख रखा है कि जिसका स्ट्रॉन्ग एनायन बनेगा वो वीकर बेस होगा, जिसका स्ट्रॉन्ग एनायन बनेगा वो वीकर बेस होगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, देन ये होगा, देन OH माइनस और फाइनली HF या F माइनस हम केवल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट रूल हमारा है ईएन कैसे हुआ हमने समझा दिया, ईएन का एक केस हमने जरा सा आपको समझा दिया। दूसरा जरा सा जो केस है साइज, दूसरे केस का नाम है साइज। पीरियोडिक टेबल में अगर कोई बच्चा इस तरीके का मूवमेंट करता है, जरा देखते हैं, इस तरीके का मूवमेंट करता है तो इसको हम बोलते हैं साइज देख रहा है, साइज देख रहा है। साइज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे लिखा हुआ है HF, HCl, HBr और HI, जैसे ही ये मॉलिक्यूल वाटर में आएगा तो यहाँ से एक F निगेटिव बाहर निकलेगा, यहाँ से Cl निगेटिव, यहाँ से Br निगेटिव और यहाँ से I निगेटिव। तो अगर मैं इसमें स्टेबल एनायन के बारे में जरा अगर मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन है, तो I निगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन है, देन लिखेंगे हम Br निगेटिव, देन लिखेंगे Cl निगेटिव और देन लिखेंगे F निगेटिव। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अगर मैं जरा से डिफाइन करूं कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस से उल्टा लेना है, आप जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करूंगा तो I निगेटिव जो होगा सबसे कम, देन Br और फाइनली Cl और लास्ट में हम F लिखेंगे। F निगेटिव जो होगा सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ऊपर वाले केस में F निगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि ऑन मूविंग लेफ्ट राइट जो होता है EN हमारा बढ़ता है, EN बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एनायन बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग एनायन बढ़ेगा तो वीक बेस होगा। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया हो। लेकिन ये दो टॉपिक बस हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि अगर कहीं नोट्स में ऐसे लिखा हो प्रेजेंस ऑफ ERG हो, ERG का मतलब होता है प्लस M प्लस हाइपर कंजुगेशन ऑफ प्लस I, अगर ये कहीं बढ़ रहा होगा तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि केवी की वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे केस में केवी की वैल्यू बढ़ेगा। हाँ जी मनदीप मैम बताइए। जी जी आज्ञा दीजिए। अटेंडेंस लिख लीजिए मैडम, 3 बच्चे हैं आज, हर्षिता, राजेश और एस 3 बच्चे हैं। हाँ लेसन कितने से कितने टाइमिंग है? अच्छा अच्छा उस टाइमिंग वाली, लेसन 2 में लिख लीजिए 25। अरे न्यू कहीं 25 बता रहा हूँ मैडम, ओल्ड में लिख लीजिए 3 इवनिंग। अरे नहीं 23 तो आते नहीं, कभी 23 आते तो कुछ और ही हो जाता। 3 लिख लीजिए मैडम, 23 तो स्कूल में देखे हुए 1 साल हो गया। जी 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 थैंक यू थैंक यू। प्रेजेंस ऑफ ERG ये लिखा हुआ है प्लस M प्लस SC प्लस I बढ़ेगा, तो ऐसे केस में केवी की वैल्यू बढ़ेगा। जरा देखते हैं फिर से, प्रेजेंस ऑफ ERG बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। मैं इसके एग्जांपल्स थोड़ा बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि अगर कहीं EWG बढ़ेगा, EWG इसको बोलते हैं माइनस M माइनस HC और माइनस I, ये अगर कहीं बढ़ रहा होगा तो केवी की वैल्यू कम होगा। ये हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, एकदम फिक्स है कि आना ही आना है। मैंने पिछले क्लासों में जो जो टॉपिक कराया है वहीं से आएगा, आप कितने भी साल पढ़ लो यहीं से आएगा, कुछ भी पढ़ लो यहीं से आएगा। अब ERG और EWG समझाने के लिए मैं यहाँ पे जरा 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। पहले तो ERG कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ERG की आइडेंटिफिकेशन है कि उसके पास, ग्रुप के पास लोन पेयर होगा या ग्रुप के पास माइनस साइन होगा।
ये आइडेंटिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है CH और यहाँ पे लिखा हुआ है NH2 मान लेते हैं लिखा हुआ है, ये NH2 लिखा हुआ है तो हमें लोन पेयर दिखाई दे रहा है, ये इजीली डोनेट करेगा तो हम बोलेंगे +M है, और ये यहाँ से यहाँ तक लेगा तो हम बोलेंगे -M। सिंस इसने डोनेट किया इसलिए बोलेंगे ERG है। तो ये वाला बुक्स में लिखा होगा कि ERG है और ये बुक्स में लिखा हुआ है ये EWG है। तो ERG और EWG देख के पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, डोनर एटम जो होगा उसको हम बोलेंगे ERG। डोनर वही हो सकता है या तो ग्रुप के ऊपर माइनस साइन आ जाए, माइनस का एग्जाम्पल सर कोई लिखिए, माइनस का एग्जाम्पल ये वाला है, माइनस का एग्जाम्पल अगर और देखना चाहें तो ये वाला है, अगर हम प्लस का एग्जाम्पल देखना चाहें मतलब लोन पेयर का एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये वाला है। ऐसा कुछ भी अगर आता है तो हम बोलेंगे कि ये सब ग्रुप ERG है। ERG कौन है? NH2 है, वो माइनस है, ये सब हमारे कैसे ERG। अगर EWG के बारे में अगर हम बात करें, EWG का मतलब ये होता है जो बहुत ही बड़ा भिखमंगा हो। आसान शब्दों में EWG समझने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा हुआ है NO पे माइनस, ये लिखा हुआ है NO2, ठीक है NO2। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर ये लेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो हम बोलेंगे NO2 एक -M है। माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये डोनेट करेगा तो हम बोलेंगे +M है। और भी एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जरा यहाँ थोड़ा नोट्स में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर किसी बच्चे ने जरा थोड़ा यहाँ देखना है सबको, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लिया तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इधर रेजोनेंस बनाएगा। सिंस ये अंदर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए ऊपर वाला जो होगा -M होगा, या माइनस वाला कैसा होगा EWG होगा। तो EWG का अगर आप मेरे से ऑर्डर पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं CHO होगा, और क्या हो सकता है कीटोन हो सकता है, और क्या होगा COOH हो सकता है, NO2 हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, ठीक है एटसेट्रा। ये सब हमारे कैसे EWG हैं। तो जिस मॉलिक्यूल में EWG होगा, हमने यहाँ ऊपर में लिख रखा है EWG होगा, उसकी Kb की वैल्यू कम होगी, और जिसमें ERG होगा उसमें Kb बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल एक देखना चाहते हैं हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH3 CH3, यहाँ पे लिखा हुआ है जरा सा देखते हैं माइनस मान लेते हैं लिखा हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 बार लिखूंगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, सॉरी ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ नहीं तो कोई सोचेगा ये क्या लिखा हुआ है। ये H लिखा हुआ है यहाँ पे और एक लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस। पूछ रहा है इसमें पहले तो K का ऑर्डर बताना है, K मतलब हो गया एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। थोड़ा देख लो एसिडिटी के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। एसिडिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, K का फॉर्मूला होता है कि +I + M + HC दैट इज ERG। ERG बढ़ेगा, K की वैल्यू कम होगी। K की वैल्यू बढ़ेगी कब? जब EWG बढ़ेगा, -M -HC और -I। सिंस इस मॉलिक्यूल पे एक +I यहाँ है और +I यहाँ पे है, कैसे पता चला +I है? कार्बन बढ़ता है +I बढ़ता है। हमने GOC1 के लेक्चर में पढ़ लिया, कार्बन बढ़ता है तो +I बढ़ता है। सबसे ज्यादा +I यहाँ पे है, सबसे ज्यादा +I किसमें है? फर्स्ट वाले में है। +I का मतलब देख सकते हैं कैसा है, ERG ज्यादा है। जितना ज्यादा ERG होगा K की वैल्यू कम होगा, तो जो इसका ऑर्डर होगा एसिडिटी का वो सबसे फोर्थ में कम, थर्ड में ज्यादा, सेकंड में बहुत ज्यादा और वन में सबसे ज्यादा। इसी तरीके से इसका अगर मैं बेसिसिटी निकालूं, इसी तरीके से अगर मैं इसका बेसिसिटी निकालूंगा तो बेसिसिटी जो होगा फोर्थ का सबसे ज्यादा, मतलब सॉरी थोड़ा ये हमने ऐसे गलत लिख दिया ऑर्डर, इसको ऐसे फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है ये फोर्थ मान लिया हमने अपनी मर्जी से, ये 3 माना है और ये 2 है और इसको 1 माना है, तभी ऊपर वाला ऑर्डर ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। फोर्थ 3 2 1 हमने ऐसे अपनी मर्जी से मैंने माना है। तो फोर्थ, फोर्थ के बाद ध्यान रखना है, इसके बाद कौन आएगा फोर्थ के बाद? सीधा सीधा 3, 3 के बाद कौन आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 1। ये 4 3 1 हमने अपनी मर्जी से मैंने माना है, ठीक है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। 4 3 2 1 इस तरीके से हमने लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ये थोड़ा एक बैकग्राउंड था समझने के लिए, इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया जिसका नाम है एलिफेटिक अमाइन। इस पार्ट को जरा देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि एलिफेटिक अमाइन किसे बोलते हैं, तो जरा इसे बोलते हैं। देखें आप, अगर NH3 में से किसी बच्चे ने अगर एक H+ निकाल के R ऐड कर दिया तो बनेगा RNH2। फिर किसी ने H हटा के एक और R ऐड कर दिया तो बनेगा R2NH, और एक और H हटा के एक और अगर R ऐड कर दिया तो बनेगा R3N। आसान शब्दों में दिखाई दे रहा है, R3N टर्सरी है, R2NH सेकेंडरी है,
RNH2 प्राइमरी, ये डिग्री मैंने पढ़ा दिया है। और लास्ट में लिखा हुआ है अमोनिया, ये अमोनिया है। तो थोड़ा इनको लेके जरा सा देखो क्या प्रॉब्लम है। एलिफेटिक अमाइन जब भी क्वेश्चन हमारे नोट्स में आएगा तो इसको लेके थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछा हुआ है। अभी लक्ष्मण सर ने जो पेपर बनाया था उन्होंने भी इसको रखा था और बोर्ड में भी आता है। तो अगर आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं हो, 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ हो, एक्स वाई जेड और ए लिखा हो, बोल रहा है इसका केबी का ऑर्डर लिखें, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि बाई डिफॉल्ट आपको सॉल्यूशन फेज लेना है। बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है? सॉल्यूशन फेज में। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि राइट द केबी ऑर्डर इन सॉल्यूशन फेज तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी लिखा हुआ है राइट केबी केवल भी लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन फेज लेना है। अगर वहां पे गैसियस स्टेट लिखा हो या गैसियस फेज लिखा हो तभी आप ले सकते हैं गैसियस फेज। अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया हुआ था, बोल रहा है कि इसका केबी ऑर्डर निकालें इन गैसियस फेज, तो हम इसे फॉलो करेंगे। अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो तो आपको मैंने बताया कि सॉल्यूशन फेज आपको एज्यूम करना है। सॉल्यूशन फेज आपको एज्यूम करना है। अगर आर के जगह पे मिथाइल लगा हुआ हो तो इसमें कोई और ऑर्डर चलेगा। जैसे इन ऑर्डर को एक बार दोबारा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एलिफेटिक अमाइन, थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एलिफेटिक अमाइन किसे बोलते हैं? एलिफेटिक अमाइन इसे बोलते हैं। इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, ये सब एलिफेटिक है। एलिफेटिक का मतलब ऐसा हो गया ओपन चेन हो या साइक्लिक में भी हो सकता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने बोला कि एलिफेटिक अमाइन अगर पूछता है कि इसका केबी का ऑर्डर लिखें तो बाय डिफॉल्ट अपनी मर्जी से सॉल्यूशन फेज लेना है। और वहां पे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है गैसियस फेज सब तो बढ़िया है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो सॉल्यूशन फेज लेना है। और आर इक्वल टू मिथाइल होगा तो कोई और ऑर्डर उसे हम फॉलो करेंगे। अब कोई और ऑर्डर क्या होता है जरा इसके बारे में हम देखेंगे। लिक्विड फेज में क्या होता है जरा सा इसको हम देखेंगे, फिर थोड़ा हमें क्लियर हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने सॉल्यूशन फेज लिया, जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, अगर आपने सॉल्यूशन फेज लिया तो आपको 2 से 31 का ऑर्डर फॉलो करना है। 2 से 31 क्या होता है मैं जरा इधर एग्जांपल एक करके बता रहा हूँ, जरा प्लीज यहाँ देखें, सभी लोग जरा देखेंगे 2 से 31 क्या होता है। मैं ये 2 से 31 जरा समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था इस बार भी पेपर में देखा था, ठीक है। 2 से 31 को जरा अगर मैं समझाऊं तो मान लेते हैं किसी बच्चे ने ऐसा ले लिया, थोड़ा देखना है, CH3 CH2 इस तरीके से लिया, NH CH3 इस तरीके से लिया, या इधर भी लिया CH2 CH3 ले लिया। थोड़ा यहां देखते रहना है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से सेकंड मॉलिक्यूल ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH2 N, फिर CH2 CH3, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 CH3, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। और थर्ड मॉलिक्यूल जरा सभी लोग देखें ये लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल का, जरा देखो एक ही क्वेश्चन को मैं कई मेथड से करके दिखाऊंगा। पहला बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का केबी निकालें। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो आपको मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट कौन सा लेना है? सॉल्यूशन फेज लेना है। या क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि केबी निकालें सॉल्यूशन फेज में, तब तो बढ़िया है। अगर ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन फेज में निकालें तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट ही कौन सा लेना है? सॉल्यूशन फेज लेना है। सॉल्यूशन फेज का ऑर्डर है 2 से 31, मैंने आपको समझा दिया। 2 से 31 का मतलब जरा सा देखो, ये सेकेंडरी है, यहाँ देख लें आप, ये नाइट्रोजन टर्सरी है और ये नाइट्रोजन प्राइमरी है, ठीक है। तो 2 से 31 यही बेसिकली है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट को, फिर किसको लेना चाहिए? सेकंड को, फिर फाइनली हम थर्ड लिखेंगे और लास्ट में अमोनिया अपनी मर्जी से हम ऐड करेंगे। क्वेश्चन में चूंकि अमोनिया गिवन होगा तो अपनी मर्जी से हम ऐड करेंगे। एक बात ये, पहला मैंने आपको बताया सॉल्यूशन फेज में क्या लेना है और किस में क्या क्या लेना है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर जरा देखें किसी बच्चे ने सेम क्वेश्चन को गैसियस फेज में लिखा हुआ, गैसियस और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है? सॉल्यूशन फेज क्वेश्चन में लिखा होगा कि वहां सॉल्यूशन फेज में निकालें। अगर नहीं लिखा होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको अपनी मर्जी से सॉल्यूशन फेज लेना है। बाय डिफॉल्ट क्या करना है? सॉल्यूशन फेज लिखना है। अगर वहां पे ये दोनों नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में इनबिल्ट पहले से होगा कि राइट केवी ऑर्डर इन गैसियस फेज। क्या लिखा हुआ? राइट केवी ऑर्डर इन गैसियस फेज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइदर ये लिखा हुआ होगा और इस तरीके के क्वेश्चन में होगा, नहीं भी लिखा हुआ तो आपको कौन सा लेना है? सॉल्यूशन फेज लेना है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे ही गैसियस फेज में आएगा तो इसका ऑर्डर अप्लाई करना है 321। अगर इस सेम क्वेश्चन को अगर मैं लूं, सेम क्वेश्चन को लूं अगर 321 का मतलब ये हो गया। गैसियस फेज कैसे पता चला? क्वेश्चन में हमने बताया को लिखा हुआ होगा, या गैसियस स्टेट या फेज एक ही बात है। तो 321 का मतलब पहले ये लेंगे, फिर हम किसको लेंगे? फर्स्ट को लेंगे, अब फाइनली हम किसको लेंगे? थर्ड को लेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट बात जरा से यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लिखा हुआ है R इक्वल टू एम ई।
अगर आपने R इक्वल टू ME लिया तो ऑर्डर हो जाएगा 213। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम देखने वाले हैं। मैं इसको जरा रफ करके इसी के नीचे यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। बोल रहे हैं कि अगर R इक्वल टू ME लोगे तो क्या चेंजेस आएगा, जरा सा वो हम देखना चाहते हैं। तो अगर हम R इक्वल टू ME लेंगे, सेम एग्जाम्पल एक थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। तो बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है कि CH3NH2, थोड़ा सा भी बच्चों देखें यहाँ पे NHCH3, और लास्ट में लिखा हुआ है Me और Me। बोल रहा है इसमें केवी निकालें, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि R की सब जगह वैल्यू जो है यहाँ सब जगह R की वैल्यू क्या है, मिथाइल है। तो ऐसे केस में हम पहले सेकेंडरी लेंगे, सेकेंडरी का मतलब ये लेंगे, फिर ये लेंगे, अब फाइनली हम थर्ड लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। तो मैं आपसे बस 2 लाइनें कहना ये चाह रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन आएगा राइट द केवी ऑर्डर और के ऑर्डर एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट। इसी बार बोर्ड में पेपर जो भी हुआ है मार्च असेसमेंट, उसमें पूछा हुआ था स्कूल वालों ने, और आपने इजीली उसको कर लिया था। कई बच्चों ने बहुत गलती किया, कई बच्चों ने किया, 80% बच्चों की क्लास में गलती है। दूसरा हमने बोला है कि कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ ना हो तो बाय डिफॉल्ट आपको अपनी मर्जी से सॉल्यूशन फेज लेना है। कौन सा फेज लेना है, सॉल्यूशन फेज लेना है, और उसका ऑर्डर 2 से 31 है, लिखा हुआ है तो बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला है कि अगर वहां पे गैसियस फेस है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये तो पक्का लिखा हुआ होगा गैसियस फेस में निकालें। तो जब भी गैसियस फेस है सॉल्यूशन फेस निकालेंगे, इसमें दोनों में ऑर्डर 2 से 31 और 321 का है। इसमें हम आसान शब्दों में दोनों को देख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है हमें, जरा देखो दोनों को देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों के इस अमाइन के इस पोजीशन पे, जैसे ये अमाइन है तो इधर साइड में और इधर साइड में, अभी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था, इधर भी इथाइल लिखा था, इधर भी इथाइल लिखा था, इधर भी इथाइल था, इधर भी इथाइल था, और इधर भी इथाइल है, और इधर भी इथाइल है। तो अगर इथाइल है और सॉल्यूशन फेस लिखा हुआ है तो ऊपर वाला फॉलो करेंगे, अगर इथाइल है गैसियस फेस है बीच वाला फॉलो करेंगे। लेकिन अगर इथाइल के जगह पे मिथाइल मिथाइल बार बार लिखा हुआ है तो इसमें बस और बस 213 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। इसको करेंगे 213 का ऑर्डर फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतनी बातें जरा समझ में आ गया हो तो जल्दी से जरा यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, और नहीं आया है तो जरा मुझे एक बार बताएंगे, जल्दी जरा मैसेज करेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गया हो तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे, और नहीं आया है तो जरा सा मुझे बताएंगे एक बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तैयार करना है, बहुत जरूरी है, और मतलब इससे हर साल क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जरा देखिए यहाँ हमने बेस के बारे में बोला है, हमने बेस के बारे में बोला है कि बेस के पास एक फीचर है कि जो यहाँ पे वाटर लिखा होगा इसके H प्लस को बाहर निकाल लेता है, इसके तोड़ के H प्लस को बाहर निकालेगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम H2O को लें, फिर से अगर H2O में डाला हमने तो हमें पता है कि ये बना लेगा H3O प्लस और OH माइनस। इसके H प्लस को ये ट्रैप करेगा ही करेगा, एकदम 100% इसके H प्लस को बाहर निकालेगा। H प्लस कब बाहर निकाल रहा होगा, जब बेस के पास कोई लोन पेयर होगा। आप जानते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपने बोला इस तरीके का लिखा हुआ है, जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इस तरीके का लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर वाटर लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, इसके H प्लस को लोन पेयर से ट्रैप करके और बना लेगा RNH3 प्लस और OH माइनस। इस ग्रुप का नाम जो हमने भी यहाँ बनाया है इसका नाम एलिफेटिक है। कैसा नाम लिखा हुआ है, एलिफेटिक, एलिफेटिक अमाइन। इसी तरीके से किसी बच्चे ने इसको बोला ये लिख लीजिए, ये एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन को हम लोग एनिलीन बोलते हैं, इसका क्या नाम है, एनिलीन नाम है। तो इसको अगर हम एनिलीन से देखेंगे तो ये चूंकि मॉलिक्यूल वास्तव में ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, थोड़ा यहाँ देखो एक बार, ये जो मॉलिक्यूल है इस फॉर्मेट में बना हुआ है, एक N और 2 हाइड्रोजन और लोन पेयर। ये लोन पेयर बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाएगा, हमें इजीली दिखाई दे रहा है। जैसे ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा तो देखो जरा से क्या होगा, एक NH2 पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और 2 नए बॉन्ड आ जाएंगे। फिर अंदर में रेजोनेंस होगा कुछ, मान लेते हैं कि अंदर में रेजोनेंस हुआ, सभी बच्चे देखें यहाँ पे, यहाँ आया माइनस, पुराना बॉन्ड, एक न्यू बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, और NH2 इस तरीके से लिखा हुआ है प्लस। तो मुझे आगे सो ऑन बनेगा, लेकिन आगे से हमारा मतलब नहीं है। इन दोनों बातों को देख के पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का जो यहाँ लोन पेयर है वो शुरू में तो है, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर इसके पास अब रह नहीं गया। ये लोन पेयर क्या किया, इधर पार्टिसिपेट कर गया। लोन पेयर रेजोनेंस होने की वजह से, सब रेजोनेंस बोलते हैं इसको, रेजोनेंस होने की वजह से ये पार्टिसिपेट कर गया। सिंस इस मॉलिक्यूल के पास अब लोन पेयर नहीं है, इसीलिए इसका नाम जब हम रखेंगे अब तो हम बोलेंगे एलपीडी है। एलपीडी का मतलब है लोन पेयर, जरा देखें यहाँ पे, डीलोकलाइज है, लोन पेयर डीलोकलाइज है। लोन पेयर डीलोकलाइज मतलब लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में कोई रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे ये एलपीएल है। एलपीएल का मतलब है लोन पेयर लोकेलाइज। लोन पेयर लोकेलाइज, इसमें लोन पेयर कैसा है, दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। तो अगर हम बात करेंगे जिसके पास लोन पेयर दिखाई दे रहा होगा और एक दिखाई दे रहा है जिसके पास लोन पेयर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात तो ये होगी कि एलपीडी और एलपीएल क्या है। जो मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना है, जिस मॉलिक्यूल के पास अगर लोन पेयर होगा वो H प्लस को ट्रैप करेगा, और H प्लस को ट्रैप करेगा तो हम बोलेंगे अच्छा बेस है, क्योंकि बेस के पास ये फीचर है, H प्लस को ट्रैप करेगा। तो लोन पेयर जिसके पास होगा वही H प्लस को ट्रैप करेगा। सिंस ऊपर वाले एग्जाम्पल में लोन पेयर है, ऊपर वाले में एलिफेटिक में लोन पेयर है, और एरोमेटिक में, एरोमेटिक यहाँ जो लिखा हुआ है या एनिलीन लिखा हुआ है, इसके पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है। इसलिए अगर मैं के भी इसका निकालूं तो एलिफेटिक का ज्यादा होगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसी की वजह से कि एलिफेटिक का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक, एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ठीक है, जरा एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, मुझे पेज नंबर शायद याद नहीं है, 394 के आसपास होना चाहिए, एक बार जरा से देख लेंगे। पेज नंबर 394 या 395, 98, 99, 399 के आसपास में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13.4 एक लिखा हुआ है, जरा जल्दी से सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13.4 लिखा हुआ है, जरा उसे जल्दी से सॉल्व करके देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया है 13.4, जरा जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13.4 थोड़ा एक बार देख लीजिए, आप उसे सॉल्व करके जरा मुझे जल्दी मैसेज करेंगे। आंसर देखना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पेज नंबर 404 पे एनसीईआरटी में 13.4 लिखा हुआ है। पेज नंबर 404 पे क्वेश्चन नंबर 13.4 लिखा हुआ है, उसको जरा सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 404 पे लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको जल्दी सॉल्व करना है आपको। पहले मैंने सब पढ़ा दिया है, इसे जरा जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करेंगे। नहीं होगा आपसे तो एक बार जरा मुझे मैसेज करके बताओ, नहीं होगा तो मैं से करके बताता हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाए तो जरा मैसेज करके मुझे बताएंगे, एक बार मैं उसे जरा बताता हूँ। आपको तो मैंने समझाया है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले समझाया है, जल्दी जरा करके बताएंगे। 13.4 जरा जल्दी सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा जब आप लक्ष्मण सर का मतलब जो है अभी जो टेस्ट आपने दिया था, मार्च सेशन का जो आपने टेस्ट दिया था, बिल्कुल उसमें यही क्वेश्चन था। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है जो उन्होंने पूछा है। हो गया, जरा मुझे मैसेज करके बताओ, मुझे सॉल्व करना है तो जरा बताइए, या आपसे होगा तो आप बताइए।
आपसे होगा तो आप बताइए, नहीं तो फिर मुझसे सॉल्व कराना तो जल्दी बोलो, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, इतनी बातें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि आपने बोला सेकंड करो। 13.4, 13.4 का पेज नंबर है हमारा 404 है शायद। 13.4 का बी मैं सॉल्व पहले करके दिखाता हूँ, वैसे तो मेरे से कोई करवा लो, हम कोई भी इसमें से क्वेश्चन कर देंगे। NH2 जरा से देख लो, लिखा हुआ है C2H5 ट्वाइस NH2 लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ देखते चलें। C2H5 थ्राइस NH2 लिखा हुआ है, और C6H5NH2 लिखा हुआ है। मैंने बताया आपको सबसे पहले, जरा देखिए यहाँ पे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ऐसा लिखा हुआ है CH3CH2NH2, ये वाला। सेकंड वाला क्या लिखा हुआ है जरा देखो आप, NH CH2CH3, और इधर भी क्या लिखा हुआ है CH2CH3। फिर इधर टर्सरी में क्या लिखा हुआ है जरा से देखो आप, ये कुछ नहीं है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये NH है, ये NH है, ठीक है, ये NH है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, ये CH2CH3, CH2CH3, ये लिखा हुआ है CH2CH3, और एक इसके पास भी लोन पेयर है, देख लें आप, एक इसके पास भी लोन पेयर है, और एक इसके पास भी लोन पेयर यहाँ पे। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा बना हुआ है। मैं अगर इन तीनों के बारे में पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये सारे मॉलिक्यूल LPL है, LPL का मतलब लोन पेयर लोकेलाइज, और इसके बारे में बात करूंगा तो LPD है। अगर मैं केवी के बारे में बात करूंगा तो कुछ भी दिया हुआ ना हो तो कौन सा फेस लेना है, सॉल्यूशन। कौन सा लेना है आपको, सॉल्यूशन फेस, और उसमें क्या ऑर्डर होता है 2 से 31। तो 2 से 31 का मतलब ये हो गया, ये सेकेंडरी, ये वाला कौन सा है टर्सरी, और ये वाला कौन सा है प्राइमरी। तो पहले लेंगे हम इसमें सेकंड, फिर लेंगे थर्ड, फाइनल लास्ट में लिखेंगे 1, और सबसे लास्ट में 4। सर आपने 4 को लास्ट में क्यों लिखा है, क्योंकि 4 के पास लोन पेयर ही नहीं है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। चूंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है तो ये रेजोनेंस हमारा कर नहीं पाएगा। ये हमारा रेजोनेंस करने मतलब रेजोनेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल H प्लस इसके पास अब दे ही नहीं पाएगा। बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसा हो जाएगा, देख लें। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और ये NH2 पे प्लस। अब कोई H प्लस होगा तो इसके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो इस H प्लस को ये ट्रैप नहीं कर सकता है। सिंस इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये H प्लस को ट्रैप नहीं कर पाएगा, इसीलिए LPD है। तो लास्ट में इसको हम लिखेंगे, लास्ट में इसको लिखेंगे। इसी तरीके से जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको जरा आप ट्राई करेंगे। 13.4 के ABC क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.4 के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.4 जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.4 पेज नंबर 399 मतलब 400 पेज पे जरा सा देखो लिखा होगा एग्जाम्पल 13.4, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जरा हम देखेंगे क्या क्या सिलेबस हटा दिया गवर्नमेंट ने, जरा उसके बारे में हम बात कर लें एक बार अमाइन साइनाइड में जरा सा, कि क्या क्या सिलेबस हट गया है। तो पेज नंबर जरा देखें एक बार, पेज नंबर 404 पे, पेज नंबर 404 पे आप अपने हिसाब से पेज नंबर देख लेना अपने नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 404 पे एक टॉपिक लिखा हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट। फिर लिखा हुआ 13.7, जरा देख लें। एक टॉपिक लिखा हुआ 13.8, एक टॉपिक लिखा हुआ 13.9, 13.9, एक टॉपिक लिखा हुआ 13.10, 13.10। इन सभी सिलेबस को गवर्नमेंट ने हटा दिया, इन सभी सिलेबस को एनसीईआरटी ने हटा दिया, इन सभी सिलेबस को एनसीईआरटी ने हटा दिया है। और एक बार जरा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, फिर जो 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं जैसे कार्बाइल लमाइन टेस्ट वगैरह फटाफट पढ़ाऊंगा, खत्म हो जाएगा। एक बार जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें। 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13.4 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13.4, 13.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कुछ भी हो जाए जरूर अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा हुआ है। फिर 13.7 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.8 बहुत इंपॉर्टेंट है, 13.9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, 13.9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो 13.4 था एक्सरसाइज में,
वो क्या था एक्सरसाइज में 13.4 था। इसके बाद जरा कुछ अमाइन के रिएक्शंस देखते हैं जरा सा। अगर मैं अमाइन के कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा, अमाइन के कुछ रिएक्शन, जैसे एक रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है एल्काइलेशन। सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें ये एल्काइलेशन क्या होता है। तो एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है एनिलीन। तो एनिलीन यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके का NH2। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का नाम है इस बार RX। तो ये हेलोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो ये बनेगा प्लस, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन से इस R को ट्रैप कर लेगा। जरा ध्यान से देखें, ये जब ट्रैप करेगा, ये सिंगल बॉन्ड है, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड यहाँ पे है और ये बॉन्ड यहाँ पे। अब पहले से एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ था, एक नया बॉन्ड आएगा जिसका नाम है R और यहाँ आ जाएगा प्लस। मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर में रेजोनेंस हो सकता है जो कंटिन्यू हम इधर बनाएंगे। जैसे अगर आपने इधर बनाया तो एक बार मैं बना के दिखाता हूं मैं। ये नया बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, केटायन यहाँ, पुराना बॉन्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक NH2 लिखेंगे और हाइड्रोजन और R लिख देंगे यहाँ पे। फिर फर्दर और एक और रेजोनेंस होगा इधर की ओर, इसको हम बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। बुक्स में लिखा होगा क्लास 11 के NCERT में इसका नाम लिखा हुआ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, हम कोई बेस लेंगे, वो बेस क्या करेगा, इस H+ को ट्रैप कर लेगा। जैसे ही ट्रैप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इनसाइड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनसाइड आएगा तो NH2 में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं, एज इट इज पड़ा हुआ है, और नया R यहाँ आ जाएगा। किसी सिस्टम में एल्काइल का ऐड होना, जरा देख लें ध्यान से, एल्काइल का ऐड होना एल्काइलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, एल्काइलेशन कहलाएगा। एल्काइलेशन का ही नाम क्लास 11 में एक नया नाम है, उसका नाम हमने पढ़ा है FC, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्लास 11th में इसका नाम क्या है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एल्काइलेशन बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। सिमिलियर अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड और X, इसका नाम होता है एसिल हैलाइड। तो अगर किसी सिस्टम में आपने ये पार्ट जोड़ दिया, ये पार्ट अगर आपने ऐड कर दिया, तो इसका बुक्स में नाम लिखा होगा एसाइलेशन। एसाइलेशन क्योंकि यहाँ पे एसिल हैलाइड ऐड हो रहा है। एसिल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। X यहाँ से बाहर निकला होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, तो नाम होगा एसाइलेशन। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा होगा। पेज नंबर जरा रिपीट कर रहा हूँ, सभी बच्चे देख लें। पेज नंबर 400 पे इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। पेज नंबर 400 पे इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे इजीली, कोई डाउट नहीं है। पेज नंबर 401 पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा मैं इधर एक बार जरा समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। ये कार्बाइल अमाइन देखते हैं एक बार, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सभी बच्चे देखें RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन लिखा हुआ है। RNH2 प्राइमरी अमाइन इस तरीके से लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है CHCl3 प्लस KOH, इसका नाम था क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। तो जब भी ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं कार्बीन। क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एरोमेटिक कंपाउंड जब आप देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा इसका नाम है कार्बीन, और जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो बनाएंगे ये RNC आइसोसाइनाइड जिसका नाम है, प्लस KCl प्लस वाटर। मैकेनिज्म हमसे पूछेगा नहीं, मैकेनिज्म मैंने क्लासरूम लेक्चर नोट्स में पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है जरा से देख लें आप। पहला तो इसका यूज क्या है, मतलब इस रिएक्शन का नाम क्या है पूछेगा, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट नाम है इसका। दूसरा इसका एक और नाम है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका नाम है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होगा इसका। और थर्ड इसका यूज क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि केवल प्राइमरी अमाइन पे वैलिड है। कहां पे वैलिड है, प्राइमरी अमाइन पे वैलिड है। उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एज इट इज ऐसे ही पढ़ लेना है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड पढ़ लेंगे आप, क्लियर हो जाएगा। उसके आगे लिखा होगा कि एरोमेटिक अमाइन कैसे बनता होगा, उसको भी पढ़ेंगे, एज इट इज हो जाएगा। जहां पे पर मैं बोलता हूं 5 पेज नंबर 401 पे जहाँ 5 का सेकंड यानी बी ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, 5 का जहाँ बी ऑप्शन लिखा हुआ है वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे कंपाउंड बन रहा है BDC जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जहां पे बन रहा होगा उस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। उस रिएक्शन के नाम के आगे लिख लेंगे कपलिंग रिएक्शन। पेज नंबर 401 पे 5 का A के बाद बी वाले का नाम है कपलिंग रिएक्शन, लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका नाम कपलिंग रिएक्शन रख लेंगे।
इसी तरीके से एक हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बाइलमाइन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद ही रखना है। हिंसबर्ग टेस्ट आपको याद रखना है। इसके मैकेनिज्म आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे, आपसे बस पूछेगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है हिंसबर्ग, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हिंसबर्ग ऐसा कुछ लिखा होगा तो आप उसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन जरा मुझे समझाना है, जरा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हालांकि इसके लिए अभी नॉलेज आपका आया नहीं है, मैंने वैसे एक बार पढ़ा दिया था, ये एरोमेटिक में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई एरोमेटिक रिंग पे, जरा मैं इधर पहले इसको लिख के बताऊं क्या है ये पहले। कोई एरोमेटिक रिंग पे यहाँ पे कोई ग्रुप पड़ा हुआ है तो ये कहाँ आएगा, तो हो सकता है ग्रुप यहाँ आ जाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरा प्लीज यहाँ देखें, ग्रुप यहाँ आ जाए। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्रुप यहाँ आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ग्रुप यहाँ आ जाए। फिर से ग्रुप अगर यहाँ पे आता है तो यही बनेगा, ग्रुप यहाँ आता है तो ये बनेगा, और ग्रुप टॉप पे आता है तो ये बनेगा। स्ट्रक्चर नंबर 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटी है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बेंजीन पे जब हम ग्रुप लगाएंगे तो ग्रुप कहाँ कहाँ आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 ऑल आर द सेम, क्योंकि कहीं भी ग्रुप लगाएंगे तो नाम वही होगा, जिसका नाम अगर एनिलीन है तो सबका नाम एनिलीन ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि जो नया इलेक्ट्रोफाइल अगर हम कोई लेकर आएंगे या नया ग्रुप कोई लेकर आएंगे तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर दो एटम पहले से लगे हुए हैं, दो ग्रुप यहाँ पे पहले से लगे हुए हैं, जरा देख लो आप, तो थर्ड ग्रुप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, इस साइड पे आएगा कि इस साइड पे आएगा, किस पे आएगा, ये निकालना बड़ा टफ काम है। इसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड में जरा एक होमवर्क है आपको, मैं बोल रहा हूँ जरा उसको देखना है। एरोमेटिक कंपाउंड में एक टॉपिक हमने लिखा होगा, यहाँ लिख रहा हूँ जरा देखिए। एरोमेटिक कंपाउंड में लिखा होगा इनएक्टिव, या लिखा होगा डायरेक्टिंग इनडायरेक्टिंग ग्रुप। ये टॉपिक यहां से उठाया हुआ है, इनडायरेक्टिंग या इनडायरेक्टिंग ग्रुप, कि कोई मॉलिक्यूल डायरेक्ट आके कहां पर अटैक कर सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग इसे कमिंग क्लास यानी कल की क्लास में करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग अमाइन साइनाइड पे हम लोग धीरे धीरे काम करना शुरू करेंगे। अमाइन साइनाइड के बाद सॉरी एल्डिहाइड कीटोन एसिड पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पेज नंबर 402 पे आपका होमवर्क है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल 402 पे लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए क्लास 11th में जब हमने बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड जब किया है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्लासरूम लेक्चर नोट्स में एक बार कहीं देखेंगे डायरेक्टिंग और इनडायरेक्टिंग ग्रुप क्या है। एक बार जब आपको डायरेक्टिंग इनडायरेक्टिंग जरा सा देख लेंगे, ठीक है, एक बार जरा सा डायरेक्टिंग इनडायरेक्टिंग कल की क्लास में आप देख लेंगे, तो जब ऑर्थो पे अटैक करेगा कि पैरा पे अटैक करेगा कि मेटा पे अटैक करेगा, किस साइड पे अटैक करेगा, ये जब एक बार हमें आइडिया हो जाएगा तो हम लोग कल की क्लास में इसे हम देखेंगे कि बी आर कहाँ आएगा। बी आर आने का मतलब है कि जो 3 बी आर आए हुए हैं, ऑर्थो पे आएंगे, मेटा पे आएंगे कि पैरा पे आएंगे, एनिलीन में कहाँ पे आएगा, ये इनका करेक्ट पोजीशन जो होगा कैसे डिफाइन होगा, तो डायरेक्टिंग और इनडायरेक्टिंग ग्रुप से होगा। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने अब तक की क्लास में हेलोल्केन, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अमाइन साइनाइड, बायोमोलिक्यूल्स ये हमने कर दिया है। कल एक बार डायरेक्टिंग इनडायरेक्टिंग पहले बताऊंगा, फिर हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एसिड में आ जाएंगे। और मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया है हर वीडियो में कि कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस 10 ईयर्स में सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा हुआ है, और उस चैप्टर में भी कहाँ से पूछा हुआ है। जैसे बेसिसिटी में मैंने बताया, मतलब अमाइन में मैंने आपको बताया कि 13.4 एग्जाम्पल, 13.4 इंटेक्स्ट और 13.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 10 सालों का सेट उठा के देखोगे या अरिहंत का सैंपल पेपर उठा के देखोगे, अगर सैंपल पेपर में 10 सैंपल पेपर होंगे तो कम से कम 5 सैंपल पेपर में वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा होगा, आपको मैं बताऊं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक थे जो हमने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लेंगे। अगर आपने कभी लेट ज्वाइन किया होगा क्लासेस या आप ना कर पाए होंगे तो यूट्यूब पे सेम वीडियो है, अगर आप क्लास करना यूट्यूब पे चाहेंगे तो वहां भी देख सकते हैं। कोई टॉपिक में डाउट होगा तो पर्सनली आप जूम मीटिंग पे भी हमारे साथ क्लास रख सकते हैं, या केवल आपको टॉपिक देखना है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो यूट्यूब पे हमने डाल दिया है वीडियो, वहां से आप इजिली देख सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग एक बार देखेंगे डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है और इनडायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग इनडायरेक्टिंग का मतलब है किस पोजीशन पे आएगा, उसको थोड़ा तैयार करने में काफी टाइम लगेगा हमें, मतलब आधा घंटा तो उसी में लग जाएगा, एक क्वेश्चन को करने के लिए आधा घंटा लगेगा। जब एक बार हमारा टॉपिक थोड़ा तैयार हो जाएगा, रिएजेंट वगैरह हम देख लेंगे, तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एसिड में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है 2 दिन एल्डिहाइड कीटोन एसिड या 3 दिन एल्डिहाइड कीटोन एसिड में लगेगा, तो इसमें नेमी रिएक्शन बहुत ज्यादा है, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं, उनको जरा से हम लोग देखेंगे।
एक बार जब वो टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा तो हम लोग फर्स्ट बुक पे आ जाएंगे और उसके बाद हम सॉलिड स्टेट करेंगे। अब फिर हम लोग उसमें 9 चैप्टर हैं तो 18 डेज के आसपास लगेगा, पर डे 2 चैप्टर, मतलब 2 घंटे, यानी 2 दिन में एक चैप्टर लगेगा, तो 18 डेज में हमारा फर्स्ट बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना बहुत, चलिए थैंक यू।